गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अंशु फ्रॉम एटेक अकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की इंट्रोडक्शन करेंगे हम। देखते हैं इस इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी इजी हो जाती है करनी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए आपको कुछ समझना है। सबसे पहले कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉन्स्टेंट, A symbol has a fixed value is called constant। जिस सिंबल की फिक्स्ड वैल्यू होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5 ये जो सिंबल्स हैं इनकी फिक्स्ड वैल्यू है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं एक्सरसाइज 13.1 के, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स ये बात सुन रहे हो वो नंबर ऑफ 2 क्वेश्चंस ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। 1, 2, क्योंकि मैंने इस सिंबल को रिप्रेजेंट किया कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। दैट मीन्स इस सिंबल की एक स्पेसिफिक वैल्यू है। ऐसे ही इन सारे सिंबल्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, तो जिनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है उसे हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको कि कॉन्स्टेंट क्या है। वेरिएबल, अ सिंबल विच कैन बी गिवन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। एक सिंबल जिसकी वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड। अब आप कहोगे कि इसकी वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे हैं। फॉर एग्जांपल मंडे को आपको मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। अब वो मैथ्स टीचर आपको मंडे को बताएगी कि आपको, जैसे आपका टाइम टेबल होता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो आपको मंडे को मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्यूसडे को साइंस के मिलेंगे, राइट, और वेंसडे को आपको मिलेंगे इंग्लिश के। तो वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वो टीचर आएगा क्लास में, आपको होमवर्क देगा, आपको तभी पता चलेगा। मैथ्स मैम ने आपको नंबर ऑफ 4 क्वेश्चंस दिए और साइंस मैम ने आपको 5 दे दिए, इंग्लिश मैम ने आपको 3 दिए। तो दैट मीन्स एक ही वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसे वेरिएबल बोलते हैं। एक ही आपके पास सिंबल है x, एक ही सिंबल है जिसकी वैल्यूज आप चेंज कर रहे हो। कभी मंडे को उसकी वैल्यू 4 हो गई, ट्यूसडे को 5 हो गई और वेंसडे को 3 हो गई। तो जिस एक सिंबल की वैल्यू चेंज हो सकती है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, और जनरली हम इसको x, y, z में ही लेते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टेंट वेरिएबल। आपको समझ में आ गया। कॉन्स्टेंट्स ये होते हैं स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसकी वेरिएबल्स होते हैं, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, उसे वेरिएबल बोलते हैं। अगर मैं कॉन्स्टेंट वेरिएबल में कोई भी ऑपरेशन लगा दूं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उसके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये कैसे बनता है, देखो मैंने एक कॉन्स्टेंट लिया, उसको मैंने एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, और उसमें ऐड कर दिया 3। तो मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल को कलेक्ट करके उसमें ऑपरेशंस यूज किए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जब मैंने इन सबको किया तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन बनी जिसको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला। अब इसकी एक बार डेफिनेशन को हम चेक कर लेते क्या है। अ कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, यही बताया था मैंने आपको। कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स आपने कॉन्स्टेंट्स लिए, वेरिएबल्स लिए और उसको कनेक्ट कर दिया आपने, किससे, ऑपरेशन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उससे जो बनता है वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं आपको बोलूं 5xy प्लस 3x, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? यस होगा, क्योंकि एक इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है। हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस करके 3x उसमें ऐड कर दिया। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हमने कांस्टेंट वेरिएबल्स को कलेक्ट किया जिससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी। और इसके अलावा 3x² प्लस 7 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। नेक्स्ट है अब हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई जो कि क्लियर है आपके सामने, x² प्लस 3xy प्लस 5। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अब टर्म्स होती हैं। टर्म्स किसको बोलते हैं, देखो टर्म किसको बोलते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो ये वेरियस पार्ट्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जिसको आपने प्लस या माइनस से सेपरेट किया हुआ है, उसको टर्म बोलते हैं। दैट मीन्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 3 हैं। कौन सी, x²,
फर्स्ट टर्म, 3xy सेकेंड टर्म एंड 5 थर्ड टर्म। ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन xy प्लस 4। अगर मैंने देखना है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो देखो मैंने इसको एक ट्री डायग्राम से सेपरेट किया। ये xy आ गया और ये 4 आ गया, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4 हैं, 2 हैं, एक xy है, एक 4 है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने xy प्लस 4, ये एक्सप्रेशन है आपकी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एक xy है, एक 4 है, तो टोटल कितनी हो गई? 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। सो दैट मीन्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने प्लस और माइनस से डिफरेंट वेरियस पार्ट्स को सेपरेट किया हुआ है उसे हम टर्म्स बोलते हैं। और इसमें कितनी टर्म्स थी? 1 और 2। देखो ये 2 आ गई, 1 2, देखो ये 2 है, 1 2 3, ये 3 है, 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। और ये बीच में मैंने आपको क्या दिखाया है कि ये कौन कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे 13 और -y, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। 13 -y स्क्वायर, इसमें है 13 -y प्लस 5 स्क्वायर, 13 -y प्लस 5 स्क्वायर। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स को मैंने अलग अलग करके दिखाया और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। अब इसमें जो टर्म बिना किसी, सपोज ये एक xy प्लस 4, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखी थी। इसमें जो टर्म विदाउट xy के होती है, जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट यूज होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। जैसे इसमें xy प्लस 4, ये क्या है? 4 कांस्टेंट टर्म। इसमें है कोई कांस्टेंट टर्म 13, जिसमें कोई भी xy कोई भी वेरिएबल नहीं है, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। इसमें क्या है? अगेन 13, और इसमें क्या है? 5। तो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। बाकी सब टर्म्स को जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो हमें पता चल गई कि इतनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, सब टर्म्स होती हैं। जिसके साथ xy नहीं होता उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है, अब जैसे मेरे पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थी xy प्लस 3, इसमें मेरे पास 2 टर्म्स थी, एक xy और एक 3। जो 3 था वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है, जो कि आपको क्लियर हो गया। अब इस ट्री से आगे हम जाते हैं जिसमें हम आते हैं फैक्टर्स पे। फैक्टर्स क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² माइनस 3xy। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को अलग अलग कर लो। ये थी 4x², दूसरी नंबर ऑफ टर्म है मेरी, दूसरी जो टर्म है वो है -3xy, राइट। अब 4x² के मुझे फैक्टर्स चाहिए। 4x² के फैक्टर्स वो होंगे जो उसमें दिख रहे हैं। किस किस चीज की मल्टीप्लीकेशन से 4x² बना? एक तो 4 है, x² क्या होता है? x मल्टीप्लाई बाय x, तो एक x है, दूसरा भी x है, राइट। ऐसे ही -3xy, -3, एक फैक्टर -3 बन गया, एक x बन गया और एक y बन गया, राइट। तो कभी भी आपको ऐसे नहीं करना। अगर मैंने आपको कहा 3x प्लस, अब मैंने आपको बोला x प्लस 10, अब मैंने बोला आपको इसके फैक्टर्स बनाओ, आप कहते हो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें x और 10 है, इसके फैक्टर है 1 और x, इसके फैक्टर है 1 और 10। ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे, दिस इज स्पेशली रिटन दैट 1 इज नॉट टेकन एज अ सेपरेट फैक्टर। बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखा है कि लोग ऐसा बताते हैं कि आप इसको ऐसे फैक्टर ले सकते हैं 10, 1 और 10। वो फैक्टर्स और मल्टीपल एक अलग चीज़ है, बट इस केस में आपको 1 को एक सेपरेट फैक्टर नहीं लेना है। इसमें आपको ऐसा नहीं करना फर्दर 1 और 4, ऐसा कुछ नहीं करना। ये 3 फैक्टर्स आ गए आपके पास, और ये -3x और y, ये 3 फैक्टर्स हैं। माइनस के केस में अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है -x प्लस 5, तो माइनस को सेपरेट करने के लिए आप -1 यूज कर सकते हो, राइट। माइनस के केस में माइनस, ये 5 आ गया आपके पास। माइनस के केस में आप -1 को सेपरेट फैक्टर यूज कर सकते हो, पर प्लस के लिए आपने ऐसे नहीं करना कि x है तो उसका एक फैक्टर 1 है, एक x है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे। नेक्स्ट है, ये आपके पास एक है एक्सप्रेशन में टर्म्स और उसके फैक्टर्स। अब इस एक्सप्रेशन में आपके पास कितनी टर्म्स हैं? एक xy है और एक 4y है, राइट। अब इसके आगे आपको क्या चाहिए?
फैक्टर्स चाहिए। तो आप देख लो ये कौन सी दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन से बना है, एक x से बना है और एक y से बना है। अब दूसरी टर्म कौन सी थी इसमें, 4y। अब इसमें कौन से दो फैक्टर्स हैं, एक 4 है और एक y है। ऐसे ही 4x है, 4x एक टर्म है, इसके दो फैक्टर हैं, एक 4 है और एक x है। ऐसे ही -3y है, एक टर्म आपके पास जिसका एक फैक्टर -3 और एक फैक्टर y है। ये मैंने आपको उसे ये एक ट्री बना के मैंने आपको उसी का एग्जांपल दिया जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया कि y² + x अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके दो टर्म्स हैं y² और x, y के फैक्टर्स बनेंगे, y² के फैक्टर्स बनेंगे y एंड y, और x का फैक्टर x और 1 नहीं बनाना है आपको, ऐसा आपको नहीं करना है, वो एज इट इज x ही चलता जाएगा। नेक्स्ट है यस कोफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ व्हाट इज आस्क्ड। जो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y, जो भी आपसे पूछा गया है आप उसका कोफिशिएंट फाइंड करोगे। वो होता क्या ये कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के जो आगे नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे मेरे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी 4x - 3y, अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ढूंढने जाऊंगी, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मींस जो न्यूमेरिकल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस दिस काइंड ऑफ नंबर, उसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। अब मैं इस एक्सप्रेशन में देखती हूँ दो टर्म्स हैं मेरे पास, कौन कौन सी हैं, एक 4x है और एक -3y है, दो टर्म्स हैं। अब फर्स्ट टर्म के पास भी एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है जो कि 4 है, सेकंड टर्म के पास भी एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है जो कि -3 है, राइट। अभी हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं और किसी कोफिशिएंट की नहीं। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में आप सपोज xy + 8 है और मैंने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात की, आप इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओगे 1 है, क्योंकि xy के आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो 1 होता है, और इसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आप नहीं बताओगे, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं, 8 - x + y। अब इसमें जो टर्म्स हैं जिसमें से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बाहर आ सकता है वो कौन सी टर्म्स हैं, ये और ये ही है, ये तो नहीं हो सकती ना क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट कौन सा होता है, जो किसी भी वेरिएबल के साथ हो, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। -x को लो यहाँ पे आप, एक टर्म आपकी ये आ गई, एक टर्म आपकी y आ गई, तो -x का जो कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा और जो y का कोफिशिएंट होगा वो +1 होगा, राइट। अब हम आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन पे। अब 13 अगेन क्या है, 13 है कांस्टेंट टर्म क्योंकि उसके साथ कुछ भी x और y नहीं है। अब यहाँ पे है -y, एक टर्म ये आ गई आपके पास -y, एक टर्म आ गई 13x क्योंकि इसके साथ क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो -y का कोफिशिएंट क्या होगा, -1 और 13x का कोफिशिएंट होगा 13। ऐसे ही हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं, तो 8 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 8 हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है हमारी 8, और xy को हम ले लेंगे अपने टर्म में, और xy का कोफिशिएंट कितना होगा 1। हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ढूंढने थे, हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ढूंढ दिए। अब अगर इसी में से मैं आपको बोलती हूँ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, मैं बोलती हूँ कि ये जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें जो x है उसका कोफिशिएंट फाइंड करो, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप ढूंढो इसमें x क्या है, ये रहा x का कोफिशिएंट 4, तो ये आ गया 4। यहाँ पे x क्या है, ये रहा, तो -x का कोफिशिएंट -1। यहाँ पे x ये है आपके पास 13x, तो x का कोफिशिएंट 13। नेक्स्ट है xy, तो x का कोफिशिएंट है y। x को छोड़ के जिसका भी आपने कोफिशिएंट पूछा, आपने पूछा x का कोफिशिएंट, तो x को छोड़ दिया, बाकी जो भी बचा वो हमारे कोफिशिएंट में आ गया क्योंकि मैंने कोफिशिएंट ऑफ x पूछा था। अब अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x y पूछती xy तो आप कहते 1, अभी मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x, तो x को छोड़ दो, बाकी जो भी बचा वो उसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, राइट। ऐसे ही मुझे इसमें y का कोफिशिएंट बताओ, -3y में y का कोफिशिएंट -3, राइट, और इसमें y का कोफिशिएंट 1, नेक्स्ट में y का कोफिशिएंट -1, नेक्स्ट इसमें y का कोफिशिएंट क्या है x। अब इसमें देखो x और y मल्टीप्लीकेशन में है, अब मैंने y का कोफिशिएंट पूछ लिया तो y को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसे लिख दो, तो मेरे पास बचा x, तो ये आपके पास आ गया y का
कोफिशिएंट। ऐसे हमने कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स और कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। इसमें आई डोंट थिंक कि आपको कोई ट्रबल आई हो, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन आई हो। जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उसके साथ वेरिएबल्स नहीं होते, ये याद रखना। जिनके साथ वेरिएबल्स होते हैं उनके हम कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मींस सिर्फ नंबर्स, ओनली नंबर्स। और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है, तो नंबर्स के एक्स के अलावा जो भी पड़ा है उसके साथ, टर्म के साथ, वो उसके कोफिशिएंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अभी हम देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया आपको, जो एक्सप्रेशन बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बनती है, वेरिएबल कांस्टेंट को लिया, ऑपरेशंस लगाए, तो जो एक एक्सप्रेशन बनी उसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। टर्म्स, उसमें जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वेरियस पार्ट्स हैं उसके, जिनको प्लस और माइनस से सेपरेट कर दिया गया है, तो उसको हम टर्म्स बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म्स कौन सी होती हैं? एक्स वाई प्लस 8। जो इसमें एक्स वाई प्लस 8 में जो 8 है जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो कांस्टेंट टर्म होगी। कोफिशिएंट क्या होगा? जो एक्स वाई के आगे जो भी नंबर पड़ा है, जैसे इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 क्या होगा? इसका कोफिशिएंट होगा। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? जैसे मैंने बताया 1 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। और कोफिशिएंट ऑफ जो पूछा जाता है, जैसे मैं पूछ लेती हूँ यहाँ पे, अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x² प्लस वाई, मैं बोलती हूँ आपको कि एक्सप्रेशन है मेरे पास x² y प्लस 7, तो मैंने आपसे पूछा कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो आप y को छोड़ दो, इस टर्म में y को छोड़ दो, बाकी जो भी बचा वो उसका कोफिशिएंट होगा। दैट मीन्स x² इसका कोफिशिएंट है, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स पे, क्योंकि जब हमारे पास एक्सप्रेशंस मिल जाएंगी हमें, तो हमें उन्हें ऐड करना होगा। तो उन्हें ऐड, किस एक्सप्रेशन को किस में ऐड किया जा सकता है, किस टर्म को किस में ऐड किया जा सकता है, कैसे पता चलेगा? जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये लाइक टर्म्स हैं और ये अनलाइक टर्म्स हैं। जो लाइक टर्म्स होती हैं उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, जो अनलाइक टर्म्स होती हैं उसे हम ऐड नहीं कर सकते। तो देखते हैं लाइक टर्म्स क्या होती हैं। क्या होती हैं लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स हैविंग सेम फैक्टर। जो लाइक टर्म्स होंगे उनके फैक्टर सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास है 2xy, एक मेरे पास है 5xy। अब 2xy में 2 क्या है? न्यूमेरिकल फैक्टर है, x है और y है। अब 5 क्या है? न्यूमेरिकल फैक्टर है, x है और y है। तो दैट मीन्स देखो सेम फैक्टर्स, न्यूमेरिकल फैक्टर x एंड y, न्यूमेरिकल फैक्टर x एंड y। तो जिसमें जो लाइक टर्म्स होती हैं, जिसमें दोनों चीजें सेम आ गई, जिसमें फैक्टर सेम आ गए, उनको आप ऐड कर सकते हो, राइट। और जो अनलाइक टर्म्स होती हैं, जिनके फैक्टर्स ही डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, जैसे 2xy में एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, एक x है और एक y है, और 3y में एक न्यूमेरिकल फैक्टर है और एक y है, तो इसे आप ऐड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। अब हम देखेंगे कि कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये क्लियर हो गया आपको कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स जिनके फैक्टर सेम होते हैं। ऐसा नहीं सोचना आपने कि ये 2 और 5 तो सेम नहीं हुआ, ये न्यूमेरिकल फैक्टर है, इसको न्यूमेरिकल फैक्टर और न्यूमेरिकल फैक्टर ये सेम लेना है आपको, और x y, तो इसके फैक्टर्स सेम फैक्टर्स हैं, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, x इसमें नहीं है, राइट। तो अगर आपको ये क्लियर हो जाता है कि लाइक टर्म्स क्या हैं और अनलाइक टर्म्स क्या हैं, तो आप इनकी एडिशन आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आएगा हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है लाइक और अनलाइक टर्म्स को। भी हमने समझ लिया कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। अब देखते हैं ऐड कैसे करते हैं। 2xy को 5xy में ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, जो उसका किसी भी टर्म, ये जो 2 टर्म्स गिवन है जिनको आपने ऐड करना है, उन टर्म्स का कोफिशिएंट अलग कर लो, ठीक है। जो उसका वेरिएबल पार्ट है वो अलग कर लो। मैंने xy को अलग कर दिया और कोफिशिएंट को, दोनों के जो 2 कोफिशिएंट थे उसको ब्रैकेट में लेके ऐड कर दिया, तो 2 + 5 आ गया 7xy, राइट। इसीलिए हम 2 लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसमें सेम फैक्टर थे। xy कॉमनली हमने xy को बाहर रखा अपने पास एज इट इज, और जो इसका फैक्टर था न्यूमेरिकल फैक्टर और इसका जो न्यूमेरिकल फैक्टर था, दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 7xy। ये हो गया एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो।
अब ये अनलाइक टर्म्स हैं 3xy प्लस 5xy, क्या आप इसे ऐड कर सकते हो? किसको किस में ऐड करोगे? अब इसका फैक्टर और इसके फैक्टर सेम नहीं है, तो जब तक फैक्टर सेम नहीं है ये एडिशन नहीं होगी, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 3x प्लस 5xy एज इट इज रहेगा, इसमें एडिशन नहीं हो सकती, राइट। अब हम करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं 5xy, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन है मेरे पास 3x प्लस 7, एक एक्सप्रेशन है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y। तो देखो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर ऑफ टर्म है, इसमें मेरे पास एक और एक टू नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसमें मेरे पास 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो दैट मीन्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 नंबर ऑफ टर्म भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास एक ही नंबर ऑफ टर्म होती है, एन एक्सप्रेशन विद ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जिस एक्सप्रेशन में एक ही नंबर ऑफ टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे 5x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ही नंबर ऑफ टर्म है, इसको मोनोमियल बोलेंगे। 7y स्क्वायर अगेन मोनोमियल, 3xy अगेन मोनोमियल। अब हमारे पास आती है बाइनोमियल, जिस एक्सप्रेशन में हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाती हैं। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 अनलाइक टर्म्स। अब इसमें अनलाइक क्यों आया? अब सपोज करो मेरे पास एक है 3xy प्लस 2xy, ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मुझे ये पूछा गया कि बताओ ये मोनोमियल है या बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 होती है नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल में 1 होती है नंबर ऑफ टर्म। देखने में तो ये बाइनोमियल लगती है क्योंकि 1 और 2, देखो ये 1 और ये 2 है नंबर ऑफ टर्म्स, बट ये ऐड हो सकती हैं, इसको आप ऐड कर सकते हो बड़े इजीली क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। xy आपका वेरिएबल है, xy बाहर आ गया और जो इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट थे वो आपने ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गई? ये तो एक सिंगल टर्म बन गई। इट मीन्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्चुअल में 2 टर्म्स नहीं थी, वो सिंगल टर्म थी। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 अनलाइक टर्म्स, वो टर्म्स अनलाइक होनी चाहिए। अगर उसमें 2 टर्म्स हैं, जैसे ये देखो 1 और 2, ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, तो इसे हम बाइनोमियल बोलेंगे क्योंकि 2 टर्म्स हैं। 1 होती तो मोनोमियल बोलते, 2 है तो बाइनोमियल बोलेंगे। इसमें भी क्या है, 2 है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2 है तो बाइनोमियल बोलेंगे हम इसे। बट देखो पहले चेक कर लो कि आप इसे ऐड तो नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास नहीं है, तो दोनों सेम, सबके इनके सारे फैक्टर सेम नहीं है। बट जैसे ही आप इस इक्वेशन पे पहुंचे, इस एक्सप्रेशन पे पहुंचे, तो आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं बट लाइक हैं तो आप उन्हें ऐड कर सकते हो, तो फाइनली वो एक ही रह गई, तो वो मोनोमियल हो गई। ठीक है, ये मोनोमियल थी, ये बाइनोमियल है। ऑब्वियसली ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स होंगी, जैसे कि y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन में एक y स्क्वायर 3x और 9 तीनों अनलाइक टर्म्स हैं और ये 3 टर्म्स हैं, इसीलिए हम इसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। इन जनरल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इन जनरल हम इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल। 1 को भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हो, पर स्पेसिफिक नेम मैंने आपको बताए हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे बोलते हैं, राइट। आई होप कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट्स और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे क्लियर हो गए हैं। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म, हाउ टू ऐड द टर्म्स। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर हो गई है तो आप इसकी एक्सरसाइज को फटाफट से कर लेंगे। आपको आई डोंट थिंक कि कोई इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।